हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू। फ्रेंड्स, ये यूजीसी नेट दिसंबर 2019 का पेपर है जो कि ऑनलाइन हुआ था। तो ऑनलाइन मोड में जो है अब एग्ज़ाम्स जो होते हैं तो या तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही हम बता पाते हैं या फिर जिनके पास अपने पेपर हैं उनको वो अपने पेपर को डाउनलोड करके इस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास मेरा पेपर था तो मैंने सोचा चलिए आपकी हेल्प के लिए मैं पिछली बार का जो पेपर है उसका एक रिव्यू आपको दे देती हूँ। ये दिसंबर 2019 का पेपर है। मेरा सब्जेक्ट था पोल साइंस, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट पेपर जो कि कॉमन पेपर है और सभी के लिए होता है तो मैं उसके क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करूँगी। ये जो बेसिकली वीडियो है ये यूजीसी नेट के पेपर के लिए है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट कि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें जो सबसे पहला जो है वो पैराग्राफ डीआई के क्वेश्चंस आए थे। तो क्वेश्चंस जो थे वो डीआई के इस तरीके से थे। आप वीडियो को पॉज करके ध्यान से आप इन क्वेश्चंस को रीड कर सकते हैं। और इसमें जो है क्वेश्चन 1 जो था ये एक डाटा दिया हुआ था, उस डाटा के एक अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इसमें क्वेश्चन 1 है, यदि वर्ष 2013 में कंपनी ए का व्यय और वर्ष 2018 में कंपनी बी का व्यय समान है और वर्ष 2018 में कंपनी बी की आय 77 लाख है तो वर्ष 2013 में कंपनी ए की आय कितनी है। तो इस तरीके से इनकी आय वगैरह निकालनी थी। तो ये आप देख लेना इसको सॉल्व करके कि किस तरीके से सॉल्व होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो ये डीआई का दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि 2017 में कंपनी ए की आय 26 लाख है तो उसी वर्ष कंपनी ए का व्यय कितना था। तो इसी में आय और व्यय निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 में ए की आय और व्यय का अनुपात सर्वाधिक निकालना था, किस साल में इनका सर्वाधिक अनुपात है। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है 2013 में कंपनी बी का व्यय 17 लाख था तो इस वर्ष इसकी आय कितनी थी। तो ये इस तरीके से निकालना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 2014 और 17 में कंपनी बी के व्यय की कुल राशि 48 लाख है दोनों सालों की और इन दोनों में कंपनी बी की कुल आय निकालनी। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन डीआई के थे। इन्हें आप सोल्व करके देख लीजिएगा, मे भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, भारत जैसे विकासशील देश में निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर आधारित परीक्षण के संदर्भ में चुनौतियों का परिसूचक है। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर 4, दूरस्थ स्थानों में कंप्यूटर और विद्युत की उपलब्धता संभव नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से आंगिक भाषा को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी शब्द की पहचान कीजिए। तो आंगिक भाषा को जो सही तरीके से तकनीक है वो है अंग विक्षेप सूचकता, ऑप्शन नंबर 3। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो 3rd ऑप्शन था। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जिसमें केवल आदान युक्तियां हैं। तो आप इसमें ना एलिमिनेशन मेथड को यूज़ कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में देखिए, प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, दूसरे में भी प्रिंटर गिवन है, तीसरे में मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। तो ये इस तरीके से अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो सिर्फ इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो आंसर 4 में है, ऑप्शन 4 में। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से उस शिक्षा के स्वरूप की पहचान कीजिए जिसमें आशावादिता, आत्मसम्मान और व्यक्तिक पूर्णता हेतु प्रतिबद्धता, नैतिक निर्णय और सामाजिक दायित्व के निर्वहन का अवसर देने की उच्च समानता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4, मूल्य शिक्षा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पर्यावरणीय आपदाओं को उनके साथ संबंधित शब्दों और वाक्यांशों में सुमेलित करें। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो मैच होती है मिक के साथ, मिथाइल आइसोसाइनाइट। चेरनोबिल आपदा जो है वो आपकी मिक्स होती है नाभिकीय दुर्घटना, ऑप्शन नंबर 3 के साथ। और लव कैनाल ट्रेजेडी जो है वो खतरनाक पदार्थों की डंपिंग। ये एक लव कैनाल एक नहर है जो इसमें खतरनाक पदार्थ जो है वो डाल दिए गए थे। और लॉस एंजलिस स्मोक जो है वो है पेरोक्सीसिटिल नाइट्रेट पैन। तो इस तरीके से जो उसका सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 11, विद्यार्थियों के बेहतर निष्पादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा निरोधक है।
इनमें से कौन सा निरोधक है? बेहतर निष्पादन एकेडमिक, अगर इसमें एकेडमिक की बात की गई है तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो है अकादमिक रणनीतियाँ। अकादमिक रणनीतियाँ इसका सही ऑप्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12, ये इंग्लिश में, जो मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में तो वो इंग्लिश में ही शो हो रहे हैं, और जो मैंने हिंदी में अटेम्प्ट किए थे वो हिंदी में ही शो हो रहे हैं, तो आपको प्लीज़ मैनेज करना पड़ेगा। ये दिया हुआ है, इसको स्कीटोमाइसिस इज़ अ कॉमन वाटर कंटेंट डिसीज इज स्प्रेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो डिसीज़ है ये किससे फैलती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अर्थ वुड बी सेफर विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट, मेजर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, एंड सी ऑप्शन सी दिया हुआ है स्टेटमेंट, अर्थ क्लाइमेट वाज चेंजिंग इवन बिफोर मैन अपीयर्ड ऑन द अर्थ। तो आपको इस तरीके से इसमें से 3 ऑप्शन में से ये बताना है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो जो इनका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2, बी एंड सी ओनली। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बिना जो है अर्थ सेफ नहीं है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी अर्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए बी और सी ओनली वाला ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, अनुमान के संदर्भ में नीचे दिए गए उदाहरण पर विचार कीजिए। इंडियन लॉजिक का क्वेश्चन है, पर्वत अग्निमय है क्योंकि वहाँ धुआं है, और ये सी ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है। तो निम्नलिखित में से उदाहरण व्याप्ति नियत साहचर्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है, इनमें दोनों में रिलेशन, कॉल रिलेशन क्या है? तो इसमें जो सही ऑप्शन जाएगा वो जाएगा पर्वत और अग्नि के मध्य नियत साहचर्य का संबंध, या फिर पर्वत और धुएं के मध्य नियत साहचर्य संबंध, अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। देखिए, ये जो तीसरा ऑप्शन सी दिया हुआ है तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ धुआं होता है वहाँ आग होती है, तो इससे जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अग्नि और धुएं के मध्य नियत साहचर्य का संबंध। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता के अनुसार हरित गृह ग्रीन हाउस के संबंधित गैसों का वृद्धि क्रम अनुमान में सही अनुक्रम क्या है? तो ये ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं इनकी वृद्धि का क्रम बताना है, तो कौन सा ऑप्शन है इनका? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर मीथेन, फिर नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 16, आइडेंटिफाई द स्किल प्रोमोटेड बाय कम्युनिकेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो कम्युनिकेशन से कौन कौन सी स्किल जो हैं वो आती हैं हमारे अंदर? तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए एंड डी ओनली। तो ए एंड डी ओनली चेक कीजिएगा, रीडिंग एंड लिसनिंग एंड स्पीकिंग एंड राइटिंग, ये जो है ये स्पीकिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की और लिसनिंग की, कम्युनिकेशन से हमारे अंदर ये एबिलिटीज़ स्किल्स आती हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डिजी लॉकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? ए ऑप्शन ये है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर प्रणाली है, बिल्कुल सही। यह युवा स्टार्टअप उद्यमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है, ये गलत है। और यह चाहे भौतिक अवस्थिति कुछ भी हो, इसके माध्यम से उपयोगकर्ता का ई प्रलेखों तक पहुंचना संभव है। जी, ये ई प्रलेख जो हैं, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आपके फ़ोन में आ जाते हैं या आपके लैपटॉप में आ जाते हैं अगर आपके पास डिजी लॉकर है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, केवल ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए गए कॉलम का बी का सेकंड का विवरण कॉलम ए के आधार पर सुमिलित कीजिए। 1 और 2 कॉलम मैच करने हैं, संज्ञानात्मक और भावात्मक, सामाजिक और मौखिक। अब देखिए, संज्ञानात्मक किसके साथ जुड़ेगा? अमूर्त समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता। 1 जो ऑप्शन मैच होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। भावात्मक, दूसरे के चेहरों के हाव भाव को पढ़ने की योग्यता। सामाजिक, अन्य के साथ संबंध जोड़ने की योग्यता। और मौखिक, विचारों को सुस्पष्ट करने की योग्यता। तो ऑप्शन नंबर 1 संज्ञानात्मक हमारा 4 जो है हमारे तीनों ऑप्शंस में है नीचे, इसका जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, 4, 3, 1 एंड 2।
19 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निरपेक्ष न्याय वाक्य के प्रथम लक्षण के संबंध में सत्य है? मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय है। मध्य पद साध्य आधारिका का विधेय और पक्ष आधारिका का उद्देश्य है। मध्य पद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं निष्कर्ष का विधेय है। मध्य पद पक्ष आधारिका का उद्देश्य निष्कर्ष का विधेय है। तो ये जो है वो आपका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को थोड़ी जो इनकी हिंदी होती है वो थोड़ी टफ हो जाती है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, मध्यपद साध्य आधारिका का उद्देश्य एवं पक्ष आधारिका का विधेय है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 20, फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस, इट इज एन इंटेंस ऑफ विच वन ऑफ द हैबिटेबस हेतु आभास फैलेसी ऑफ इन्फेरेंस। तो एक ऑप्शन है ए सिद्धा, अनप्रूव्ड मिडल टर्म, वैदिता, नॉन इंटरफेरल कंट्राडिक्टन मिडल, विरुद्धा कॉन्ट्राडिक्टरी मिडल और सैराभिक अरा इरेगुलर मिडल। अब इनका जो सही ऑप्शन जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, वैधता, नॉन इंटरफेरिकल कॉन्ट्राडिक्टर मिडल। प्रश्न नंबर 21, मैच लिस्ट विद लिस्ट बी, स्वयं, स्पोकन ट्यूटोरियल, ई ग्रंथालय, यंत्र, ई यंत्र। अब इनको मैच करना है तो स्वयं किसके साथ मैच होगा? स्वयं आपका मैच होगा 4 के साथ, पर्सनलाइज्ड एंड अडेप्टिव लर्निंग। 4 के बाद जो आपका बी ऑप्शन होगा वो 3rd के साथ मैच होगा, स्पोकन ट्यूटर, प्रोमोट IT लिटरेचर थ्रू ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ई ग्रंथालय, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर और ई यंत्र रोबोटिक कंपटीशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, दिए गए आयोगों और सूची 2 में दिए गए उस आयोग की संस्तुतियों का सुमेलन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में जो सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर 3rd। अब इनको मैच कर लेते हैं 3rd ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट का 3, राधाकृष्णन आयोग, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा का एकीकरण। सेकंड का बी का 1, मुदालियर आयोग ने 3 वर्षीय माध्यमिक और 4 वर्षीय उच्चतर शिक्षा प्रणाली की शुरुआत से संबंधित। 3rd सी जो है उसमें 4 ऑप्शन में जाएगा, कोठारी आयोग, 3 वर्षीय स्नातक 4 वर्षीय ऑनर्स डिग्री पाठ्यक्रम की अनुशंसा। और सैम पित्रोदा आयोग, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा का एकीकरण, बहु विधाओं के व्यावसायिकों हेतु पाठ्यक्रम की पुनर्रचना। तो 22वें ऑप्शन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3rd। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? गूगल का वेब ब्राउज़र क्रोम कहलाता है, एप्पल का वेब ब्राउज़र सफारी कहलाता है, मोजिला फायरफॉक्स एक ओपन सोर्स वेब ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है। तो इनमें से आपको जो सही ऑप्शंस बताने थे वो ऑप्शन नंबर 4 है, A, B और C, ये तीनों ही कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे एक प्रश्न दिया गया है जिससे संबंधित दिए गए उन कथनों को चयन कीजिए जो प्रश्नों के उत्तर के लिए आवश्यक हैं। प्रश्न, ट्रेन की गति क्या है? ट्रेन विपरीत दिशा से आने वाली ट्रेन को 20 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें ट्रेन की गति बतानी है, तो ट्रेन की गति क्या है? तो इसका जो सही ऑप्शन गिवन है वो ऑप्शन गिवन है आपका ऑप्शन नंबर 3rd कि ट्रेन जो है वो बी और सी ऑप्शन सही है। ट्रेन 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ से ट्रेन की गति पता चल रही है और ट्रेन एक खंबे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो यहाँ ट्रेन की दौड़ती हुई का गति का पता चल रहा है। तो ये एक अनुमान वाला क्वेश्चन था कि आप ट्रेन की गति को एज्यूम कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 25, यदि दो प्रस्थापनाएं एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि वे दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती, यद्यपि दोनों एक साथ असत्य हो सकती हैं, तो ऐसे संबंध को क्या माना जाएगा? तो जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, विपरीतक। जब दोनों एक साथ सत्य नहीं हो सकती लेकिन एक साथ असत्य हो सकती हैं, तो ये
ऑप्शन नंबर 25 सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 का जो ऑप्शन है वो है विपरीतक। इसका जो सही ऑप्शन था वो है विपरीतक आंसर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। जो इसके बचे हुए 25 क्वेश्चन है मैं कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में ज़रूर लेके आऊँ। और तब तक के लिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।